हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, जो कि ये है कि पाकिस्तान के कश्मीर में फसादात फूट पड़े हैं और भारतीय मीडिया में इसे अच्छा खासा हाईलाइट भी किया जा रहा है और कश्मीर यानी पाकिस्तानी कश्मीर के हालात को जो है वो उसकी एक तस्वीर कशी की जा रही है। तो देखते हैं कि भारतीय मीडिया पाकिस्तानी कश्मीर में होने वाले एहतजाज को किस नज़र से देखता है। इस वीडियो को आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Things which people took for granted. Take even 370. People just assume 370 cannot be changed. When we have put 370 to rest, now people understand, yes, the POK is also important. There is a parliament resolution. Every political party of this country is committed. POK, which is a part of India, returns to India. नमस्कार दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर का वो हिस्सा जिसे पाकिस्तान ने एक टाइम पर इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया था, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के नाम से जानते हैं, उस हिस्से में बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं पिछले 26 घंटों के अंदर में। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यार ये प्रोटेस्ट तो पिछले 2-3 महीनों से चल ही रहे हैं, तो इंपॉर्टेंटली इस आर्टिकल को कवर करने का मतलब क्या है। बट एक्चुअली जो वो प्रोटेस्ट चल रहे थे वो बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे थे पिछले कई महीनों से जो चल रहे थे, लेकिन अभी पिछले 26 घंटों में वो प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा वायलेंट हो चुके हैं और अथॉरिटीज़ ने भी इसके ऊपर, जो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी इस पूरे प्रोटेस्ट को कोशिश करी कि इसमें सीरियस क्रैकडाउन कर दें। उन्होंने वायलेंस का रिजॉर्ट लिया, लेकिन उनके इससे ये प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ गए और लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो गए और वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर भी हमला कर दिया है। इवन जो लोग हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के, वो ऐसे नारे लगा रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान से अब आज़ादी चाहिए। अब वो बिल्कुल फेडअप आ चुके हैं पाकिस्तान से और अब वो आज़ाद होकर के इंडिया में जाकर के मनना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स, ऐसी बहुत सारी वहाँ की जो पार्टीज़ हैं उनके नेताओं के स्टेटमेंट्स लगातार वायरल हो रहे हैं। अभी पूरा इस मामले में हुआ क्या है, आपने कुछ दिनों पहले देखा था कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने एक कमेंट बोला था। उन्होंने बोला था कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो एरिया है उसको हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं कि कैसे वो इंडिया को रिटर्न हो जाए, कैसे वो पूरा एरिया इंडिया के अंदर में मर्ज हो जाए, इंडिया का एक अभिन्न अंग बन जाए। जैसे इंडिया के बाकी स्टेट हैं ठीक वैसा ही स्टेट बन जाए पाकिस्तान ने जिसको इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया था। उन्होंने कहा कि 370 जब से हटा है तब से हमारी सरकार लगातार इस चीज पर काम कर रही है कि पीओके को कैसे इंडिया का एक हिस्सा बनाया जाए। अब यहां से आप इस चीज को लिंक करिए कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का भी एक बयान आया था कुछ दिनों पहले। उन्होंने कहा था कि पीओके के अंदर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहां के जो लोग हैं वो एक्चुअली खुद ही पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। वो लोग खुद कहते हैं कि हमें इंडिया के साथ मिल करके रहना है, बिकॉज हमें इंडिया की डेवलपमेंट दिखाई देती है। अब रिसेंटली अभी इस वाले मामले में हुआ क्या है और ये प्रोटेस्ट इतना वायलेंट क्यों हुए हैं, इसको आप समझने की कोशिश करना। देखो, अगर आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर का पूरा हिस्सा समझोगे मैप के थ्रू, तो पहले आपको मैं मैप से समझाने की कोशिश करता हूं। मैप में ये पूरा जो आपको हिस्सा दिख रहा है ऊपर वाला, मतलब ये मुजफ्फराबाद, ये उसके बगल में हाटियाबाला, बाघ और ये हवेली, ये जो पूरा हिस्सा है ये एक्चुअल में कश्मीर का हिस्सा है जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, यानी कि पीओके कहते हैं। और ये जो उसके नीचे का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये पुंछ वाला हिस्सा, उसके बगल में ये संदोती वाला हिस्सा, ये कोटली वाला हिस्सा, मीरपुर और भीमपुर, ये पूरा जो एरिया है
इसको हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू, और इसको मिला करके हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। तो बहुत लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होंगी कि कश्मीर और जम्मू का अलग अलग हिस्सा पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। ये जो पुंछ आप देख रहे हो ना, जी हाँ, ये वही पुंछ है जो हमारे साउथ कश्मीर के एरिया में आता है इंडिया के, उसका आधा हिस्सा पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया था, तो उसका नाम भी पुंछ है। तो उसी पुंछ डिस्ट्रिक्ट का आधा हिस्सा है ये। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये मुजफ्फराबाद, ये जो टॉप पे मुजफ्फराबाद एरिया दिख रहा है, यहीं पर बहुत सीरियस और काफ़ी वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब ये प्रोटेस्ट हुए कैसे, शुरू कैसे हुए, आप समझने की कोशिश करना। देखो पाकिस्तान के अंदर में हुआ क्या कि वहाँ पर ज़बरदस्त इन्फ्लेशन रेट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तान जो है वो लोन मांगने पहुँच गया था बहुत सारे लोगों के पास। तो वहाँ पर IMF ने उसको बोला था कि भाई तुम्हें अपने टैक्स स्लैब को बढ़ाना होगा। ये चीज़ मैंने कवर की थी, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। तो IMF ने उनको बोला था कि आपको टैक्स स्लैब बढ़ाना होगा, आपको सब्सिडीज देना कम करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान क्या करता था, पहले बहुत ह्यूज सब्सिडीज दिया करता था इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, लोगों को 300-400 यूनिट फ्री और ये सारी चीज़ें करता था पाकिस्तान। जब इकॉनमी में उतना दम ना हो तो सब्सिडीज आपको नहीं देनी चाहिए, या तो आप सब्सिडीज दे लो या तो अपनी इकॉनमी संभाल लो। तो IMF ने ये बहुत स्ट्रिक्टली पाकिस्तान को बोला कि भाई सब्सिडी बंद करो। तो पाकिस्तान ने जैसे ही सब्सिडीज बंद करी, उसका सबसे बड़ी मार इसी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर रीजन पर पड़ी, पूरे रीजन पर, खास तौर से मुजफ्फराबाद के ऊपर। हुआ क्या कि इलेक्ट्रिसिटी के रेट एकदम से बढ़ गए और लोग इससे काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए। अब जैसे ही लोग इससे निराश हुए, और शुरू में भी क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को दिखता है कि जब से 370 2019 के बाद से हटा है कश्मीर के अंदर में, तो वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। और लोग भी देखते होंगे कि वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ के युवा पढ़ रहे हैं, वहाँ पे जो मिलिटेंसी एक टाइम पे हुआ करती थी वो मिलिटेंसी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। और हमारे यहाँ पर हर तरफ मतलब अनरेस्ट है, हम इतना इन्फ्लेशन रेट है, इकनॉमी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, हमारे बच्चों के पास शिक्षा नहीं है पढ़ने के लिए, नौकरी नहीं है करने के लिए। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर को बुरी तरीके से जकड़ी हुई थी, और पाकिस्तान कभी इस पूरे रीजन पर ध्यान भी नहीं देता था। पाकिस्तान देखो मेजरली ध्यान अपने सेंट्रलाइज रीजन पर ही देता है, जैसे पंजाब पे बहुत फोकस रहता है पाकिस्तान, बाकी आप कुछ एरियाज देखोगे सिंध वाले, वहाँ पर फोकस रहता है। लेकिन वहीं पर आप खैबर पख्तूनवा देखो, वहाँ पर प्रोटेस्ट हैं, नीचे आप बलूचिस्तान देखो, वहाँ पे प्रोटेस्ट है। फिर उसके बाद आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर का रीजन देख ही रहे हो, वहाँ पे तो लोग परेशानी है, वो पाकिस्तान से किसी भी तरीके से आज़ाद होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कैसे भी करके हम पाकिस्तान से आज़ाद हो जाएं और इंडिया में मेरा विलय हो जाए। तो अब हुआ क्या कि जब इसी इलेक्ट्रिसिटी प्राइस और मतलब इन्फ्लेशन रेट और इन सारी चीज़ों को लेकर के लोग परेशान थे, तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना वहाँ पर शुरू किया। और ध्यान रखिएगा, ये पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू हुआ। अब ये पीसफुल प्रोटेस्ट को दबाने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया, अपना दिमाग लगाया और पंजाब प्रोविंस से जो ट्रूप्स थी उनको भेज दिया यहाँ पर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन मैं अभी आपको दिखा रहा था वहाँ पर उनको भेज दिया। अब इन ट्रूप्स ने आई और ये इन्होंने कोशिश की कि वायलेंस के थ्रू, जो यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर थे इन ट्रूप्स के, उन्होंने कोशिश की कि हम वायलेंस के थ्रू इस पूरे प्रोटेस्ट को तोड़ के रख दें। अब जैसे ही उन्होंने वायलेंस अपनाया, उन्होंने क्या किया कि भीड़ के ऊपर शेलिंग करनी शुरू कर दी, भीड़ को मारना शुरू कर दिया, जिसके वजह से शेलिंग की वजह से एक 6 साल की बच्ची जो थी मुजफ्फराबाद प्रोविंस के अंदर में ही, उस बच्ची की डेथ हो जाती है। और उसके बाद प्रोटेस्ट एकदम से वायलेंट हो जाते हैं, लोग भी वायलेंट हो जाते हैं, और एकदम से जो ट्रूप्स थी, जो अथॉरिटीज़ थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था पाकिस्तान का, उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। हालांकि वहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर थे उनको भी उन लोगों ने पकड़ लिया, और बताया ये जा रहा है कि उनके कपड़े वगैरह सब उतार दिए, और उनके जो कपड़े थे उसका एक झंडा बना करके चौराहे पे लगा दिया कि अगर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में घुसा तो उसका यही हाल किया जाएगा। और लोग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो गए। उसके बाद ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में 2 प्रमुख पार्टियां अभी काम कर रही हैं। एक पार्टी का नाम है यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी, और दूसरी पार्टी का नाम है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। ये दोनों जो पार्टीज़ हैं, इसको आप बहुत ध्यान में रखिएगा, ये दोनों पार्टीज़ जो हैं इन्होंने एकदम प्रमुखता से ये डिमांड कर दी है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर को आप मिला दीजिए, आप आज़ाद कर दीजिए, और इसको हम फिर इंडिया के अंदर में मिला देंगे। ये दोनों पार्टी ये डिमांड अभी पिछले 26 घंटों में इन्होंने ये डिमांड रखी है पाकिस्तान के सामने। क्यों रखी है, उसके पीछे का सिंपल रीज़न है कि ये लोग खुश नहीं हैं पाकिस्तान के साथ। इनको जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, इनको इलेक्ट्रिसिटी टाइम पर मिलती नहीं, और बिल जो है, कई लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है 2 घंटे आती है और बिल 14 घंटे 15 घंटे का आता है। हर चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा हैं, जो रेट पंजाब में प्याज के हैं उससे दुगना रेट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ऐसा क्यों, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के साथ? ये सारी चीज़ें लोगों ने कही, और इसी को मुद्दा बना करके लोगों ने पिछले 26 घंटों में बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान के अंदर में।
अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको रेखांकित करना चाहता हूँ। देखो, हुआ क्या था कि अभी 2016-17 की बात है, आई थिंक ये आर्टिकल 2017 का है, हाँ 2017 की बात है, ये बीबीसी का आर्टिकल है। यहाँ पर कश्मीर की मतलब वैली में इंडिया जो एडमिनिस्टर करता है उसको बदनाम करने के लिए पाकिस्तान ने एक बड़ी भद्दी हरकत करी थी यूएन के अंदर में। जो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव थी जिनका नाम था मलिहा लोधी, ये मलिहा लोधी बेसिकली इन्होंने एक फोटो प्रेजेंट करी यूएन के अंदर में, और इस फोटो में इन्होंने कहा कि भाई यहां पर आपको जो बच्ची दिखाई दे रही है उस फोटो में एक बच्ची थी जो कि घायल थी। इन्होंने कहा कि ये जो बच्ची घायल है इस फोटो में, वो कुछ शेलिंग की गई है इंडियन आर्मी द्वारा और उस शेलिंग में वो बच्ची घायल हो गई है। तो कश्मीर में जो इंडिया है वो बहुत बुरा बर्ताव करता है लोगों के साथ, ऐसा उन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश करी। ये मामला उठाया यूएन में। अब यूएन ने जब उस फोटो की जांच करी थी तो वहां पर शॉकिंगली ये निकला कि वो मॉब्ड फोटो थी, मतलब एडिटेड फोटो थी। उसमें वो बच्ची कहीं और की थी, वो घायल हो गई थी। उसके फोटो को यूज करके यहाँ पर इन्होंने पूरी फोटो में दिखाया कि भाई इंडिया जो है वो कश्मीर में गलत करता है। जब ये एडिटेड फोटो का सच बाहर आया तो यूएन के अंदर में, मतलब आप समझ लो भद पिट गई कश्मीर, मतलब यूएन के अंदर में पाकिस्तान की भद पिट गई। और इंडिया ने फिर, अब इंडिया इस पर कमेंट करेगा जरूर से कि भाई ये घटना जो आपने 2017 में करी थी हमारे साथ, अब आपके यहां पर तो ये सच में हुई है, एक सच में बच्ची की जान गई है शेलिंग के द्वारा। इस पर पाकिस्तान का क्या कमेंट है? आई थिंक इंडिया को ये मामला जरूर से उठाना चाहिए। और आप भी मुझे कमेंट में एक चीज जरूर बताना कि ये जो पूरा मामला चल रहा है पीओके में, आपको क्या लगता है कि पीओके कितनी दिन तक पाकिस्तान होल्ड कर पाएगा और कब तक ये पीओके जो है वो पूरी तरीके से इंडिया में उसका विलय हो जाएगा? पीओके में होने वाले एक सियासी इज्तिमा को हिंदुस्तान के मीडिया की तरफ से अच्छी खासी पजीराई मिल रही है और ऐसा बना के पेश किया जा रहा है जैसे कि एक आज़ादी की बाकायदा एक मुहिम शुरू हो चुकी है। हालांकि हालात इतने ज़्यादा भी ख़राब नहीं है। मैं अब समझ नहीं आ रही कि मैं इसका बात बाई बात का जवाब दूं या मैं इसमें कोई और मतलब मामला करने की कोशिश करूं। अगर हम इंडिया के पंजाब की बात करें, वहाँ पर भी आज़ादी की एक तहरीक है जो हिंदुस्तान के पंजाब के अलावा पूरी दुनिया में दिखाई देती है। कमो बेश कुछ 5-7% ऐसे सिख होंगे पूरे इस सिख इज़म में जो हिंदुस्तान से आज़ादी चाहते होंगे, और बहुत बड़ी तादाद सिखों की ऐसी है जो अपने आप को भारतीय कहती है। तो ऐसे में क्या हम ये कह सकते हैं कि वो जनाब सारे के सारे जो पंजाबी हैं वो आज़ादी चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इधर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में निकलें, वहाँ पर तकरीबन हर स्टेट में जो है वो बागियों की तहरीक चल रही है। गो कि अब काफ़ी हद तक दबा दी गई है, लेकिन अभी भी वो अपना कोई असर और रसूख रखते हैं, जिन्हें आर्मी क़ुव्वतें भी ख़ास तौर पर चाइना भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जितने भी असम के रहने वाले लोग हैं, मणिपुर के रहने वाले लोग हैं, मिज़ोरम के रहने वाले लोग हैं, मेघालय के रहने वाले लोग हैं, नागालैंड के रहने वाले लोग हैं, अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, वो इससे आज़ादी चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। चले मैं पाकिस्तान की बात कर लेता हूँ, हिसाब बराबर हो जाएगा। बलोचों की बात कर लेता हूँ। चंद हज़ार बलोच हैं जो पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं, जिन्होंने एक मुसल्लह गिरोह भी तश्कील दी है, BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि जो 1 करोड़ से ज़्यादा जो बलोची हैं वो पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह KPK में भी मुट्ठी भर लोग हैं जो आज़ादी चाहते हैं। तो क्या इसका ये मतलब है कि वो पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं? सिंध में सिंधु देश की आवाज़ें सुनाई देती हैं, थोड़े से लोग हैं। क्या वो 6 करोड़ के सिंधु के मुकाबले में इतने ज़्यादा हैं कि उन्हें आज़ादी दे दी जाए? तो इसलिए बात करने का और ये मिसालें सारी देने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि थोड़े बहुत जो लोग होते हैं, चंद % जो लोग होते हैं, वो हर माशरे में होते हैं, हर कौम में होते हैं, जिनकी अपनी एक जहनीत होती है। अब अगर बात की जाए ना कि ये क्यों एहतजाज की सूरत हाल पैदा हो रही है, मैं जिस तरह वीडियो इन्होंने एक तरतीब से बात की मैं उस तरह तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जो मेरे जहन में आएगा मैं उसकी वजाहत करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, और ना मैं वीडियो के अंदर की हर बात की नफ़ी करूँगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल महंगाई बहुत ज़्यादा है भाई। अगर पाकिस्तान को पालने वाला कराची या पाकिस्तान को पालने वाला पंजाब, उसके रहने वाले 160 रुपये 180 रुपये लेकर प्याज खा रहे हैं, तो वही जो प्याज जब एक्सपोर्ट होकर 200-500-600 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाके में जाएगा तो उस पर चार्जेस नहीं आएंगे, उस पर ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस नहीं आएंगे, तो वो 250-300 तक पहुँचते पहुँचते हो गया। तो ऐसे में ये बात कर रहा है कि वहाँ पर जो है इतनी महंगाई नहीं है, पंजाब में या सिंध में और इधर कश्मीर में बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादती वाली बात है। हमारी जो ये एक असूल है, जो लोकल पैदावार होती है, चाहे वो सनत हो चाहे वो ज़राअत हो, वो लोकल लोगों को सबसे सस्ती मिलती है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट होके आती है उसकी कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो ऐसा ही हर जगह होता है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। अगर पंजाब गंदम पैदा कर रहे हैं
और वो गंदम एक्सपोर्ट होके यानी कि ट्रांसपोर्ट होके कश्मीर जा रही है, तो उसके ऊपर जो ट्रक उसे ले जा रहा है उसके कोई चार्जेस नहीं है यार, उसके बिल्कुल चार्जेस हैं। तो जिसकी वजह से उधर जाके गंदम भी महंगी होगी, उधर जाके चावल भी महंगा होगा, सब्जियां ही महंगी होंगी। तो कभी पंजाबियों ने ये तो नहीं कहा भाई सेब आप 100 रुपये किलो खाते हो, हमें यहाँ पे आप 250 रुपये किलो देते हो। ये भी तो पंजाबी कह सकता है ना कि भाई आप अपना सेब उगाते हो, अपना अखरोट उगाते हो, वहाँ पे आपको अखरोट बड़ा सस्ता मिलता है, यहाँ पे आप 3-3 हज़ार रुपये किलो का लगा देते हो जब सीज़न आता है, तो वो आप क्यों करते हो? ऐसे नहीं होता। तो अगर संजीदगी से भी बात की जाए तो बात का लुभाव ये कि जो लोकल पैदावार होती है वो सस्ती होती है, और जब उसने ट्रांसपोर्ट होना है तो उसने महंगा होना है। और अब रही बात सब्सिडीज़ की, तो 300 यूनिट मुफ्त वाला एक ख्वाब ही है यार, कभी हकीकत हो जाए तो बड़ी मेहरबानी। वो इंडिया में ही मिलते हैं 300 यूनिट, रियासत दिल्ली में शायद और आप पंजाब में भी, तो यहाँ पे तो भाई 3 यूनिट मुफ्त नहीं मिलते। हर इलेक्शन में, इस इलेक्शन में कहा था इन्होंने, पीपल्स पार्टी ने भी, नून लीग ने भी 300 का करेंगे, और बाद में इस तरह बदलते हैं जिस तरह 180 डिग्री नहीं बदल जाता, मतलब बिल्कुल ही सूरत हाल जिसमें मुख्तलिफ हो जाती है, उस तरह हो जाते हैं। तो कोई यूनिट मुफ्त नहीं थे जी, सब्सिडी ज़रूर थी, IMF के कहने पर कम की जा रही हैं। और अगर मैशत को बचाना है तो साफ़ और सीधी सी बात है जी, अपनी सब्सिडीज़ ख़त्म करनी पड़ेंगी। सब्सिडीज़ देती हैं खुशहाल रियासतें, कर्जा लेके चलने वाली रियासतें सब्सिडी नहीं दे सकती। चाहे इस फैसले को खुशी से कबूल कर लो, चाहे इस फैसले को कड़वा घूट समझ के बड़े मुश्किल से कबूल करो, करना पड़ेगा जी। बिजली महंगी हो रही है पाकिस्तान में, मज़ीद होगी। अल्टरनेटर आ रहे हैं ना सोलर, हुकूमत ने पिछले बजट में टैक्स उठाया था। आज जनाब अली जो साल पहले 70,000 रुपये का सोलर पैनल था, आज 30,000 रुपये का है। तो सेविंग करके उस तरफ शिफ्ट हों, इस उम्मीद में ना रहें कि बिजली सस्ती होगी। तो अब सब्सिडी अगर कम हो रही है तो अब बिल ज़्यादा हो रहे हैं, तो अब जो कश्मीरी हज़रात हैं उनको बिल देना मुश्किल लग रहा है। हालांकि कश्मीर की मैशत कौन चलाता है? कश्मीर का सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है? रेमिटेंस हैं जो अपना ज़र मुबादला के जो अपना बाहर से आते हैं वो हैं, और कुछ फलों की काश्त है। और कश्मीर के पास क्या है? कश्मीर को जितनी भी जिन्स जाती हैं, जनास जाती हैं, वो पंजाब और सिंध से जाती हैं। कश्मीरियों का जो जितना भी कपड़ा जाता है वो ख़ास तौर पर हमारे फैसलाबाद से जाता है या कराची से जाता है। जितनी भी मसनूआत जाती हैं वो पाकिस्तान से जाती हैं, उसके ऊपर कभी उनको कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है। एक कश्मीरी शहरी है, मैं तो अच्छी तरह इसलिए भी जानता हूँ कि मेरे कॉलेज फेलो रहे हैं, और वो उन्होंने इधर हमारे शहर में रिहाइश इख्तियार की थी, तो वो बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पता लगता कि वो पंजाबी हैं, सिंधी हैं, पश्तून हैं, बलोच हैं, पख्तून हैं, मतलब कोई उनकी चेकिंग नहीं है कहीं किसी मौके के ऊपर। और वो जनाब बिल्कुल ज़बरदस्त हो के अपना पंजाब आते थे, पंजाब से वो जनाब अली अपने कश्मीर में दाखिल होते थे, फिर उधर वापस आते थे, और बड़ा उन्हें ज़बरदस्त महसूस होता था, यानी कि उन्हें किसी किस्म की कोई अजाफी को होता है ना, कुछ चौकियाँ लगी हों जब आप POK से पंजाब में या पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हो, ऐसी भी कोई सूरत हाल नहीं थी। तो सारा कुछ जाता भी यहाँ से और बिल्कुल रूटीन के साथ जा रहा है, तो यहाँ से जो जाएगा वो महंगा पड़ेगा। और बिजली की बात है कि पिछले साल जो एहतजाज हुए थे, बिजली की कीमतों का जवाब बना के वो जनाब अली वो पूरे पाकिस्तान में महंगी हो रही है जी, वो हर जगह महंगी हो रही है। और अगर पाकिस्तान में महंगी हो रही है तो फिर वो कश्मीर में महंगी हो रही है। और पाकिस्तान की इकानमी जो है वो, पाकिस्तान का जो माशी निज़ाम है वही कश्मीर के साथ मुंसलिक है। कश्मीरियों को अलग वज़ीर आज़म दे दिया, कश्मीरियों को अलग सदर दे दिया, कश्मीरियों को अलग अपनी अदालत दे दी, कश्मीरियों को अलग पार्लियामेंट दे दिया, और कश्मीरियों को अलग पुलिस दे दी, सरकारी नौकरियों में कश्मीरियों को कोटा दे दिया। और जब तरबेला डैम मंगला डैम बना तो उस वक़्त पाकिस्तान की सरकार ने इनके लिए UK के वीज़े दिलवा दिए, और आज ये सारे खुशहाल ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। तो ये सब कुछ भूल जाता है अक्सरियती आबादी को, तो नहीं याद, उनको तो खैर याद है, लेकिन मुट्ठी भर लोगों को ये सब कुछ भूल जाता है, और ये याद रहता है कि हमने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करनी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैंने जिस तरह पहले आपको स्टार्ट में ही मसाले दिए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि चंद % लोगों की आवाज़ को पूरे मुल्क की आवाज़ कहा जा सकता है। हाँ, अगर ये लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं, चाहे वो इंडिया के कश्मीर के हो, चाहे वो पाकिस्तान के कश्मीर के हों, तो भाई UN बना हुआ है, यूनाइटेड नेशन बना हुआ है, और उसने 2 बार बाकायदा करारदाद भी मंजूर की हुई है कि कश्मीरियों का जो मामला है वो कश्मीरियों की मांगों के मुताबिक हल कर दिया जाए। तो इन कश्मीरियों से भी पूछ लेते हैं, उन कश्मीरियों से भी पूछ लो भाई, हाँ आपने जाना किधर है भाई? इधर आना है पाकिस्तान के साथ, उधर जाना है हिंदुस्तान के साथ, यहाँ अलग रहना है। ये ना हो गया जनाब अली इन्होंने आधी गोली इधर कराई हो पाकिस्तान को, आधी गोली उधर हिंदुस्तान को कराई हो, और ख़ुद इनके जो है वो मफादात ही और हों, खुद जनाब अली अपनी एक छोटी सी रियासत बना के बैठ जाएँ, फिर हमें पानी भी बेचें और हमें जनाब अली जहाँ तक तंग कर सकते हैं वहाँ तक हमें तंग भी करें। तो यहाँ पे ना कश्मीरियों को भी थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि उनके अपने जो है वो मकासद क्या हैं। वो एक छोटी सी रियासत के तौर पर अगर वो आज़ाद हो भी जाते हैं, अव्वल तो जिस तरह 2 बड़ी आलमी क़ुव्वतों के यहाँ पे सींग फंसे हुए हैं ना, ये कश्मीरियों ने पिसता ही रहना है,
लेकिन अगर वो आज़ाद हो भी जाते हैं तो उनसे पूछ लेना चाहिए कि भाई आप चलोगे किस तरह, आप चलाओगे किस तरह एक छोटी सी लैंड लॉक स्टेट पर जो जनाब अली चंद फलों की सनत के ऊपर चल रही है या सियाहत के ऊपर चल रही है या जो थोड़े बहुत उसके बाहर लोग गए हैं उनके ऊपर चल रही है। आप कैसे सर्वाइव करोगे आप? या अफ़गानिस्तान वाला हाल कर दोगे फिर? तो वो भी तो नहीं ना हो सकता है मामलात। तो ठीक है, कश्मीर में जो ना अब इंडिया के हाथ बात लगी है वो बढ़ा चढ़ा के पेश करेगा। इसी तरह वो मलीहा लोधी की बात की जा रही थी, वो किसी की तस्वीर उन्होंने दिखाई 2017 में। अब मेरे पास इधर बैठे इस बात की तस्दीक नहीं है, लेकिन ये बाजू है कि जब 2016 में बुरहान वानी का मामला हुआ था उस वक़्त के बाद से जो तशद्दुद वाले वाक़यात हैं उनमें अच्छा खासा इजाफा भी हुआ था। और 2019 में जब आर्टिकल 370 का ख़ात्मा किया गया था और कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म की गई थी, तो उस वक़्त से बल्कि उससे भी कुछ माह पहले से कश्मीर में गवर्नर राज लगा हुआ है, गवर्नर या सदारती राज लगा हुआ है। बहरहाल असम्बली मुअत्तल है। चले मैं ये आपको ज़िम्मेदारी से बता सकता हूँ कि असम्बली मुअत्तल है और अब 5 या 6 साल के बाद जाके उन्हें वोट का हक़ दिया जा रहा है। तो कभी पीओके वालों से पूछें कि आपकी असम्बली कभी पाकिस्तान ने मुअत्तल की है या आपके ऊपर पाकिस्तान ने कभी ज़रूरत से ज़्यादा कोई बोझ डाला है? तो यार बिजली अब आ रही है तो जनाब अली वो कहते थे हमने पिछले साल कहते थे हमने खम्मे ही पट लेने हैं, तो अब वो जनाब अली वो एक तरफ जनाब अली इनके लिए सारे असबाब भी पैदा करो, इनको सरकारी नौकरियों में बाकायदा हिस्सा भी दो, इनके लिए पूरी ज़िंदगी का निज़ाम भी पैदा करो, उसकी सहूलतकारी करो। और दूसरा जनाब अली वहाँ से चंद % लोग उठें और वो कहें कि हमें आज़ादी चाहिए। तो भाई ऐसा नहीं चलता। यहाँ तो पूरी कौम है ना जो 4-4.5 मिलियन आबादी है, वो उठे और वो कहे कि भाई हमारा बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक, औरत से लेकर मर्द तक हर बंदा जो है आज़ादी चाहता है, फिर तो चलो और बात है। अक्सरियत इनकी भी पाकिस्तान के साथ रहना चाहती है। जिस तरह इंडिया के कश्मीर की जिस तरह उनको डिवाइड किया गया, लद्दाख को अलग किया गया, जम्मू को अलग किया गया और कश्मीर को अलग किया गया, और जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी थी और जो हिंदू थे और जो मुसलमान थे उन्हें अलग अलग कर दिया गया। तो अब वो खुद ही वहाँ से फ़ैसला कर ले कि कौन सी आबादी किस तरह ज़्यादा बनती है और किसको किस तरह चलाना है। तो इस तरह अगर ये कश्मीरी जो हैं ये अगर मुख्तसर से ही हैं, 1, 2, 3, 4% भी हैं, तो ये इनकी ख्वाहिश हो सकती है। और वो ख्वाहिश हर जगह है। मैंने आपको सिंध, बलूचिस्तान, KP के इंडिया का पंजाब, उधर साथ की साथ रियासतें मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया की गिनवा दी। तो ख्वाहिशात पे कोई पाबंदी नहीं है जी। कोई भी सियासी रहनुमा उठ सकता है, किसी का भी दिल कर सकता है कि वो कल को झंडे वाली गाड़ी पे हो यूनाइटेड नेशन में, उसका मुल्क बतौर मुल्क रजिस्टर हो, किसी की भी ख्वाहिश हो सकती है ना। तो ख्वाहिशात पर तो कोई पाबंदी नहीं है जी। लेकिन मुल्क चलाना जो वो कोई आसान काम नहीं है, और एक छोटी सी रियासत को बिल्कुल अलग थलग कर देना या उसे एक वो अपना कानून के डंडे के ऊपर चढ़ा के किसी तरफ हाँक देना, ये भी इंसानियत नहीं है। तो जो बुनियादी हैं मुतालबात उनके मान लिए जाएँ, चाहे वो POK है, चाहे वो POI है, जो भी है, यानी कि जो है वो इंडिया का कश्मीर है, चाहे वो पाकिस्तान का कश्मीर है, जो जायज़ मुतालबात में मान लिए जाएँ। अगर महंगाई है पाकिस्तान में है तो फिर कश्मीर में भी होगी, अगर महंगाई नहीं है, सस्ताई है, तो फिर भाई वो पाकिस्तान में भी होगी और कश्मीर में भी होगी। अगर सब्सिडी पाकिस्तान में है तो फिर वो कश्मीर में भी होगी, और अगर वो पाकिस्तान में ख़त्म है फिर वो कश्मीर में भी ख़त्म होगी। तो ये तो बड़ी सीधी सी बात है। तो इसमें तो ये तो कोई मुतालबा नहीं हो सकता भाई कि जनाब अली दिल्ली में रहने वाला कहे कि जनाब अली मैं महंगी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, और जनाब अली कोई बेंगलोर में रहने वाला मैं सस्ती गुजार रहा हूँ, तो ये तो फ़लाँ तो टिमकान। इस तरह तो फिर मुल्क नहीं चलते जी। इस तरह फिर अगर हर एक ही सुनने बैठ जाओ फिर तो मुल्क नहीं चलते। तो ठीक है, अब शायद कोई मेरे से ज़हन में बात मिस भी हो गई हो, लेकिन बेसिकली उनका तनाज़ा यही है कि उन्हें जो है ना वो कुछ क़ुव्वतें हैं जो इन मुट्ठी भर लोगों को इस्तेमाल कर रही हैं अपने सियासी मकासद के लिए। तो सियासत जहाँ पे भी है ना उसने किया गांधी हुआ है, चाहे वो इंडिया का कश्मीर है, चाहे वो पाकिस्तान का कश्मीर है, चाहे वो कहीं भी है। फिर लड़ते ये बड़े लोग हैं, मतलब कि ये इन बड़े लोगों के मफादात लड़ते हैं, फ़ायदा इन बड़े लोगों का हो जाता है और नुकसान गरीब लोगों को भुगतना पड़ जाता है, बेरोज़गारी की सूरत में, कत्ल गारत की सूरत में, तशद्दुद की सूरत में। आप हमास की मिसाल ले लें, शायद बात मुख्तलिफ हो जाए, फ़लस्तीन की मिसाल ले लें। क्या जो फ़लस्तीन के 20 लाख लोग हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर जेल में रहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि वो इसराइल जैसे मुल्क से टकराएं जो दुनिया का जदीद तरीन मुल्क है अपने डिफेंस को लेके? बिल्कुल नहीं है। इसी तरह क्या इसराइल के जो अक्सरियती लोग हैं वो ये चाहते हैं कि यह हम इन 20 लाख फ़लस्तीनियों को ख़त्म कर दें जो कि बिल्कुल बेगुनाह हैं? नहीं चाहते। लेकिन बड़े लोग चाहते हैं, बड़ी ताकतें चाहती हैं दोनों तरफ की। तो अब वहाँ पे कमो बेच को 40,000 लोग अब तक इस जंग में मारे जा चुके हैं और अब वहाँ पे अमन की बातें सुनाई दे रही हैं। तो ऐसे में जनाब अली जब आलमी ताकतें जो हैं वो कठपुतलियाँ बना के नचाएंगी बड़े लोगों को, तो फिर उसकी कीमत छोटे लोग ही अदा करेंगे, चाहे वो ये मुट्ठी भर प्रोटेस्ट हो या चाहे वो बड़ी बड़ी
जंगें हों। तो इसलिए जो अरबाब इख्तियार है, यानी जिनके हाथ में ताकत है, उन्हें इस चीज़ का फ़ैसला करना चाहिए कि उन्हें किसके मफादात को मुकद्दम रखना है। एक बड़े तबके के मफादात को मुकद्दम रख के अमन को रास्ता देना है, या एक छोटे से तबके का मफाद देखते हुए तशद्दुद को हवा देनी है। बहरहाल पाकिस्तान का कश्मीर, पाकिस्तान का मीडिया हो तो वो इंडिया के कश्मीर में होने वाले हर मामले को बढ़ा चढ़ा के पेश करेगा। वो वहाँ की तरक्की नहीं दिखाएगा, वो वहाँ का जो है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो नहीं दिखाएगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा चनाब ब्रिज है और जो दुनिया का सबसे ऊंचा, और वो जनाब अली वहाँ पे जो एक मार्वल बने हैं इंजीनियरिंग के, जो टनल्स निकाली गई हैं, वो नहीं दिखाएगा। वो जनाब अली बस वो इंडियन फ़ौज और वो तशद्दुद दिखाएगा। और इसी तरह अगर पाकिस्तान के कश्मीर में हालात बेहतर हैं, अमन है, तो वो नहीं दिखाया जाएगा कि किस तरह 2005 के बाद से पूरी कौम ने मदद करके अपने कश्मीरी भाइयों को अपने पाँव पे खड़ा किया। लेकिन ये मुट्ठी बात जो एहतजाज है उससे बड़ी पजीराई मिलेगी। तो सियासत है जी, तो सियासत है तो फिर यहाँ पर गंद है, नफ़रत है। इसलिए मैंने आज तक एक बड़े लंबे अरसे तक इस टॉपिक को अवॉइड किए रखा। लेकिन अब ट्रेनें इतनी ज़्यादा देख चुके थे कि दिल कर रहा था और सजेशन आ रही थी कि अब थोड़ा सा बदला भी जाए। तो आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं आप सजेस्ट कर सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी है आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई कर सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।